अब्दुल रहीम राठौर साहब हमारे साथ हैं। ये राज्य सरकार के वित्त मंत्री हैं और लद्दाख मामलों के भी मंत्री हैं ये। राठौर साहब, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस यूपीए की सरकार के साथ 2 टर्म से है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार आपको थोड़ा परेशान करेगी? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला यहाँ से संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और आपका भी विधानसभा क्षेत्र इसी में पड़ता है। आपका क्या आकलन है? देखिए, ये तो जहाँ तक एंटी इनकम्बेंसी का ताल्लुक है, ये तो एक हकीकत है कि अगर आप पूरे मुल्क पर नज़र डालेंगे, एंटी इनकम्बेंसी का फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पिछला इलेक्शन हमने लड़ा था, पार्लियामेंट्री इलेक्शन 5 साल पहले, 5 साल तो तब भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो यूपीए के कैंडिडेट्स यहाँ पर थे 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज से, 6 ही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जम्मू कश्मीर में, तो 6 की 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारी झोली में आ गई थी। हमने तो 6 की 6 कंस्टिट्यूंसी आपकी झोली में थी बिल्कुल। और इस बार 2 बार आप रह चुके, केंद्र सरकार में मंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब रहे। हाँ। तो 6 की 6 कंस्टिट्यूंसी के बाद नहीं लगता है कि आपको अब लूज करने की स्थिति आने वाली है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो हमारे इलेक्शंस हैं, जो चल रहे हैं इस वक्त इलेक्शंस, इसमें भी हमारी कामयाबी जो होगी बहुत बेहतर, बहुत अच्छी बात होगी। और हमें उम्मीद है, अभी भी हमें उम्मीद है कि ये 6 की 6 सीट्स हमारी झोली में फिर आएंगी, हम फिर वहाँ पर यहाँ से इलेक्ट हो जाएंगे। लिहाजा अभी तक जो रुझान पाया जा रहा है यहाँ पे, वहाँ में जो मैंने देखा है, अभी तक मुझे लगता है कि हमें किसी परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके का माहौल है, जिस पीडीपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप जम्मू कश्मीर की जनता को इस बात से डराते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं रही तो केंद्र सरकार हड़प लेगी कश्मीर को, और केंद्र सरकार को यह डराते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं रही तो जम्मू कश्मीर अलग हो जाएगा। तो यह आप थ्रेटनिंग की राजनीति, धमकी देने की राजनीति केंद्र सरकार के साथ भी कर रहे हैं और जनता के साथ कर रहे हैं, पीडीपी का यह आरोप। पीडीपी ने बेशक आपको ये बात बताई होगी, क्योंकि उन्होंने नहीं बताई होती तो आप नहीं कहते। लेकिन किसी भी पब्लिक मीटिंग का वो हवाला दे दें जहाँ पर हमने ऐसी बात कही हो। देखिए, यहाँ पे हमारे पूरी रियासत में, चाहे जम्मू का सूबा हो या कश्मीर का सूबा, हमारी पब्लिक मीटिंग्स होती रही हैं पिछले साल। तो एक मीटिंग का वो हवाला दे दें जहाँ पर हमने ऐसी कोई बात कही हो। लेकिन अगर यह कहें कि आपके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भी हमने दौरा किया, वहाँ भी देखा, आप इस क्षेत्र की जनता के लिए जो किया है वो भी हमने देखा और आपके क्षेत्र की जनता ने भी आपको 6 बार जिताया। तो क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता आपके कामों पर, जनप्रतिनिधियों के कामों पर भरोसा ज़्यादा कर रही है, ऐसे सवालों पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर रही है जो उकसाने वाली बातें होती हैं? हमने उकसाने वाली बातें कभी की नहीं है, न मुझे इरादा है कभी कोई उकसाने वाली बात करना। तो सबसे बड़ा राज जो है, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे चुन लिया, बार बार चुन लिया और लगातार 6 बार चुन लिया। 77 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था असेंबली का, और 77 के बाद जितने भी इलेक्शन असेंबली के हुए तो मुझे अपने लोगों ने मुंतखब किया, इलेक्ट किया अपने इलाके से। लेकिन राज जो है इसके पीछे, सबसे बड़ा राज वो ये है कि मैं लोगों के इन टच रहता हूँ। मतलब मैं लोगों से कभी अलग अलग नहीं रहता हूँ, लोगों से अपने आप को लोगों से अलग नहीं समझता हूँ। मैं उनका एक हिस्सा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा टाइम मुझे डिवोट करना चाहिए, वो मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर डिवोट करना चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एक पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आज भी है, कुछ एरियाज अभी हैं जो पसमानदा हैं। लेकिन जो काम हमने किया 77 के बाद, उसको शायद लोगों ने पसंद किया, और उनकी गुर्बत, उनका पिछड़ापन जो है उसको हमने एड्रेस किया, और वो पिछड़ापन आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है। हमने लोगों के साथ इंसाफ किया और दयानतदारी के साथ इंसाफ किया, खुलूस के साथ इंसाफ किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने इन बातों को पसंद किया। लेकिन अभी अभी एक माहौल पूरे देश में ऐसा बन रहा है, जैसे लगता है नरेंद्र मोदी की बड़ी तेज़ हवा चल रही है, आंधी चल रही है। उस आंधी के सामने क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का यह जो गठबंधन है वो टिक पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर हमें दिखता है कि कोई यहाँ पर कोई आंधी चल रही है मोदी जी की। मोदी जी का थोड़ा सा इफ़ेक्ट हम समझ सकते हैं कि जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ वो आए थे, वहाँ पर उन्होंने तकरीर भी की थी। बीजेपी की प्रेजेंस अगर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जिस तरीके से कहा वाजपेयी जी की वो यशोगान कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद,
और उनकी पार्टी कर रही है, तो क्या आपको लगता है कहीं उनके अंदर जाने का रुझान है एनडीए के साथ अगर चुनाव के बाद? हाँ, मुझे लगता है ऐसा, मुझे इसलिए लग रहा है कि कई स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आए। न सिर्फ उन्होंने वाजपेयी की तारीफ की, उन्होंने इस वक्त भी कहा कि हमें लगता है कि मोदी जी जो हैं वो उसी रास्ते पर चलेंगे और मसले कश्मीर हल करेंगे। यही बात मुफ्ती साहब ने कही है। तो न सिर्फ इतना, कुछ ऐसे और भी स्टेटमेंट्स आए न सिर्फ इनकी तरफ से, बल्कि राजनाथ जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, नेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने भी किसी इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने बात ये कही थी कि कौन कौन से लोग हमारे साथ अलायंस करने जा रहे हैं, उसमें उसने पीडीपी का भी नाम लिया था। अब हारिस मोहम्मद से हमने बात सुनी, उन्होंने भी कहा, और इनके स्टेटमेंट्स भी आवाम के सामने हैं। तो मुझे कोई भी शक नहीं इस बात में कि वो उनके साथ मिलेंगे। लेकिन आप खुद भी एनडीए में रहे हैं, केंद्र सरकार में आप एनडीए के साथ रहे हैं, उसके बाद फिर तुरंत यूपीए में भी आप रहे हैं, तो आप पर यहाँ की जनता कैसे भरोसा करे कि आप फिर एनडीए में नहीं चले जाएंगे? नहीं, इंडिया में जाने का तो अब सवाल नहीं होता, क्योंकि अगर इंडिया में हमें रहना होता तो फिर हमने किसने निकाला था? जब उमर अब्दुल्ला साहब ने रिज़ाइन किया, गुजरात के जो मामलात हुए, उसके बाद कुछ वक्त के बाद जब उन्होंने देखा कि गुजरात में जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कोई हो नहीं रही है, गुजरात राइट्स की बात मैं कर रहा हूँ, 2002 के राइट्स की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं ये छोड़ता हूँ, और छोड़ता हूँ फॉर एवर। ये बात उन्होंने भी कही, और ये बात पार्टी ने भी कही। पार्टी का भी ये फैसला था उस वक्त कि हम इस सरकार के साथ काम नहीं कर सकते। उस वक्त वाजपेयी जी थे, हालांकि हमें एहतराम है वाजपेयी जी का, उसकी शख्सियत का एहतराम है, उसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, खुदा उनको सलामत रखे। मगर जहाँ तक अब उस पार्टी के पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, उस पॉलिटिक्स को हम कभी भी अडॉप्ट नहीं करने वाले। पाकिस्तान के साथ ताल्लुक ठीक हो, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि भारत ने हमेशा अपनी तरफ से कुछ न कुछ ऑफ़र किया है उनको, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब दूसरी तरीके से आया है, उतना अच्छा नहीं आया है। तो आप क्या समझते हैं? ठीक है, हमें फिर भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर हमारी तरफ से कोशिश रही है और पॉजिटिव कोशिश रही है, पॉजिटिव कोशिश कंटिन्यू होनी चाहिए। हमें जज्बात में कभी आना नहीं चाहिए अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि बार बार कोशिश करेंगे, ये कोशिशें रायगान नहीं होंगी, हम इंशाल्लाह फाइनली कामयाब होंगे। अब तो वहाँ पर एक नई सरकार भी आई है, इलेक्टेड सरकार है पाकिस्तान में, और लगता है कि जो स्टेटमेंट्स वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर के आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव लगते हैं, इसलिए बड़े इनकरेजिंग हैं। मुझे लगता है कि यही मौका है कि जब हमें इसमें बातचीत में तेज़ी लानी चाहिए और बार बार हमें मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये परेशानियां दूर हो सकती हैं। कोई भी मसला देखिए बातचीत के बगैर हल नहीं हो सकता। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कन्फ्रंटेशन करें। सीमा पर जो लोग शिकार हुए हैं शेलिंग के, उन लोगों का कहना है कि उन्हें पूरा मुआवजा नहीं मिला है, या उन लोगों के लिए राज्य सरकार ने अपेक्षित तौर पे काम नहीं किया है। आपका क्या जवाब? नहीं, काम तो किया है, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कुछ एरियाज मसलन बॉर्डर पर जो लोग इफेक्ट हो गए ये शेलिंग वेलिंग की वजह से, उनको नीचे हमने कई इलाकों में बसा दिया है, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ भी हमने दे दी हैं। मगर ये बात जाहिर है, आप शायद अप्रिशिएट करेंगे इस बात को, जिसको अपना घर छोड़ना पड़ता है। बाहर आप कितनी भी उनको फैसिलिटीज़ दे देंगे, लेकिन वो दुख तो उनको रहता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनको सुकून नहीं मिलता, उनको चैन नहीं मिलता जब तक वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे। शायद लेकिन वैसे ही जो हमारी जिम्मेदारियां हैं बहसत गवर्नमेंट के, उन जिम्मेदारियों को हम बखूबी निभा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि हम अपने लोगों को तकलीफ में देखना चाहते हैं। शायद वैसे ही लोगों को थोड़ा सुकून देने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बार्टर ट्रेड की शुरुआत की गई। वहाँ हमने देखा कि आधारभूत संरचना मौजूद है, जो कि इस्लामाबाद में मैंने देखा। लेकिन उन लोगों का कहना है कि 21 आर्टिकल्स हैं केवल, जो भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं। यह बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है कि इधर से बादाम जाए, उधर से बादाम आए, इधर से कालीन जाए, उधर से कालीन जाए, तो इसकी व्यापार का तो कोई मतलब नहीं है। क्या आपकी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ इस बारे में कोई बातचीत की, इस सूची को बढ़ाने के लिए? ये ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं ये सही बात है, और जो उनके इस सिलसिले में तासुरात हैं वो भी सही हैं। मुझसे भी कुछ लोग मिले हैं, और कुछ बॉडीज़, ट्रेड बॉडीज़ या बाकी लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, उनसे भी हमारा तबादला ख्याल हुआ। ये बात तो हमने अपने मुल्क के साथ बात की है, और अब हमारे मुल्क ने भी गवर्नमेंट के इंडिया के साथ ये टेकअप किया है। सबसे बड़ी कमी जो इस वक्त है वो ये है कि हमारे बैंक्स नहीं हैं वहाँ पे। हमारा बैंक वहाँ पर होता तो शायद ये जो बार्टर सिस्टम है
ये बार्टर सिस्टम नहीं रहता। वजह यही है क्योंकि बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। और ये जो लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स हैं, आप ये तो सही है, ये नामुक्तफ़ी है, इनसफिशेंट लिस्ट है। इसको हमें बढ़ाना चाहिए, इस दायरे को वाइडन करना चाहिए। इसके लिए हम काम कर रहे हैं और हम बार बार ये मामला उठाते हैं अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ। और फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी, जो मेरी इतला है, उन्होंने भी ये मसले टेकअप किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। और मुझे लगता है कि वक्त करीब आ रहा है जब इस किस्म की शिकायत दूर हो जाएंगी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता का कहना है कि वक्त अब करीब आ रहा है जब संघर्ष विराम कुछ दिनों से रुका हुआ है, संघर्ष विराम कुछ दिनों से बरकरार है और वो आधार मौजूद है दोनों देशों के बीच में जिससे व्यापार को और बढ़ाया जा सकता है। अब देखना है कि यह सिलसिला कितनी देर तक कायम रह पाता है और कितना आगे बढ़ सकता है। इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक भूमिका निभानी होगी, कांग्रेस को भी निभानी होगी और आगे आने वाले दिनों में जिसकी भी सरकार बनती हो, चाहे यूपीए की या किसी और की, उसको भी भूमिका निभानी पड़ेगी। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ अखिलेश सुमन।